हम खाना खाते हैं और वो खाना खाने के बाद आहार नाली के द्वारा वो हमारे स्टमक में पहुंचता है। स्टमक एक तरह की विशेष थैली होती है जहाँ पे खाना कुछ देर तक रुकता है और वहाँ पे पाचन क्रिया का काम होता है। उसके अंदर होने वाला कैंसर है। कैंसर बेसिकली क्या होता है, कोई भी नॉर्मल सेल्स के अंदर कोई म्यूटेशन हो गया या जेनेटिक अल्टरेशन हो गया, कोई डीएनए म्यूटेशन हो गया, उसकी वजह से वो सेल एबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं, जिसको हम लोग ट्यूमर सेल्स बोलते हैं, कैंसर सेल्स बोलते हैं। वो एबनॉर्मल ग्रोथ करते रहते हैं, काफ़ी तेज़ी से डिवाइड करते रहते हैं। उनकी उसके अंदर ये भी क्षमता होती है कि वो खुद के जिस अंग से वो विकसित हुए हैं वहाँ पे वो ग्रो करें और साथ में वो कहीं दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। शुरुआती दौर में जो स्टमक कैंसर होता है उसके कुछ लक्षण बहुत ज़्यादा दिखते नहीं हैं। कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अनीमिया किस उनका मतलब हीमोग्लोबिन कम हुआ, किसी ने इन्वेस्टिगेट किया और देखा गया कि उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है। तो हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ और पाया गया कि पेशेंट के स्टमक के अंदर कोई गांठ पड़ी हुई है। किसी ने फिर बायोप्सी किया और उसमें कैंसर डायग्नोज हुआ। तो ज़्यादातर जो शुरुआती दौर के कैंसर हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो सिम्टम्स आ सकते हैं वो है थकान होना, लैट्रिन काला आना, भूख कम लगना, वज़न कम होना। ये शुरुआती दौर में जनरली ये सिम्टम्स आते हैं। बाद में जब कैंसर और एडवांस हो जाता है तो जहाँ पे अगर लोकल इन्वेजन ज़्यादा हुआ तो उसमें कभी कभी पेन भी हो सकता है। अगर कहीं और शरीर में पहुँच गया तो उसके सिम्टम्स भी उस पेशेंट्स में आ सकते हैं। स्टमक कैंसर के लिए जो वेस्टर्न वर्ल्ड का डेटा है वो उनका उनका कहना है कि कुछ जो हमारा फूड हैबिट है, जो हम खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाते हैं, उसमें स्टमक कैंसर ज़्यादा होने का रिस्क रहता है। साथ में जेनेटिक का बहुत बड़ा रोल है स्टमक कैंसर होने में। जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई सारे ऐसे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के में जाते हैं और वो भी जेनेटिक वो भी कैंसर करा सकते हैं। तो स्टमक कैंसर में हमारा जो खान पान है वो उसका बहुत ही विशेष रोल है कैंसर का कारण के रूप में। और साथ में अल्कोहल इंटेक है, स्मोकिंग है, इसकी वजह से भी कैंसर स्टमक कैंसर होने का खतरा होता है। मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन होता है पेशेंट का जो हॉस्पिटल्स में आते हैं वो अनीमिया लेके आते हैं। अनीमिया का मतलब होता है हीमोग्लोबिन जिनका कम पाया गया उनको अनीमिया के लक्षण थे, जैसे कि थकान होना और सुस्ती होना, वज़न कम होना और भूख कम लगना, पेट में दर्द रहना। तो वो पेशेंट्स जब जाते हैं किसी मोस्टली वो जाते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, जो पेट संबंधित जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं इसमें कैंसर है तो वो लोग कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। जो इन्वेस्टिगेशंस हम लोग करते हैं उसमें रूटीन सीबीसी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब टेस्ट होते हैं। देन एंडोस्कोपी एक हम करते हैं। एंडोस्कोपी क्या होता है कि एक दूरबीन की पद्धति है जिसको हम लोग आहार नाली में उसको डाल करके एंडोस्कोप को एंड लोकली हम लोग देखते हैं कि स्टमक के अंदर कोई ग्रोथ है या नहीं है। और अगर वहाँ पे कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ दिख रहा है, कोई एबनॉर्मल ट्यूमर दिख रहा है, कोई अगर मांस वहाँ पे बना हुआ है तो वहाँ से बायोप्सी लेकर के और उस बायोप्सी के टुकड़े को जांच के लिए भेजते हैं। बायोप्सी की रिपोर्ट आने के बाद हम लोग उसमें फिर आगे फर्दर जांच करते हैं। और अगर हम इन्वेस्टिगेशन को डिवाइड करें तो दो भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कन्फर्मेटरी टेस्ट और दूसरे होते हैं स्टेजिंग टेस्ट। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट में जैसे कि मैंने बताया आपको, रूटीन ब्लड केमिस्ट्री हो गया, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, एंडोस्कोपी हो गया, बायोप्सी हो गया। बायोप्सी से कंफर्म होने के बाद फिर हम लोग स्टेजिंग वर्कअप करते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं शरीर में लोकली सिर्फ स्टमक के अंदर ही वो कैंसर है या कहीं और भी उसका विस्तार हो चुका है। तो उसके लिए हम लोग पेट स्कैन एडवाइस करते हैं। पेट सीटी स्कैन एक तरह का एडवांस सीटी स्कैन है जिसमें हम लोग एक स्पेशल डाई यूज़ करते हैं जिसको 18 FDG डाई बोलते हैं और वो हमारे शरीर में जहाँ जहाँ कैंसरस एक्टिविटी होती है उसको आइडेंटिफाई करता है। तो पेट स्कैन बेसिकली हम लोग करते हैं स्टेजिंग वर्कअप के लिए, स्टेज कौन सा है वो पता लगाने के लिए। कई सारे पेशेंट पेट स्कैन के लिए अफोर्डेबिलिटी उनकी अगर नहीं हो पाती है तो हम लोग सिटी स्कैन भी करते हैं। सिटी स्कैन वो जो होता है वो छाती का और पेट का हम लोग करते हैं, ये देखने के लिए कि लिवर में कहीं बीमारी तो नहीं पहुंच गई है, स्टमक में है तो कहाँ तक उसका विस्तार है, बीच में जो लिम्फ नोड हमारे मेडिसिनल रीजन में होते हैं वो इन्वॉल्व है कि नहीं है। ये सब देखने के लिए हम लोग अगर पेट स्कैन नहीं हो पाता तो सिटी स्कैन का सहारा लेते हैं। और ये सारा कुछ करने के बाद
बायोप्सी की जो रिपोर्ट होती है उसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि कौन से प्रकार का ये जो कैंसर है वो कौन से प्रकार का है। एक बार डायग्नोस बन गया उसका कि डायग्नोसिस ये जो भी पर्टिकुलर कैंसर का डायग्नोसिस बना उसमें कौन से तरह का कैंसर है वो पता लग गया, स्टेज हमको पता लग गया, तो हम लोग स्टेजिंग जो होती है उसमें TNM स्टेजिंग उसको बोलते हैं। T स्टैंड्स फॉर ट्यूमर साइज, N स्टैंड्स फॉर नोडल स्टेटस, M स्टैंड्स फॉर कहीं शरीर में और मेटास्टेसिस है कि नहीं है। तो उसके बेसिस पे हम लोग कैंसर जो है, स्टमक कैंसर है, उसको हम लोग 4 भागों में डिवाइड करते हैं। शुरू के जो स्टेजेस हैं जैसे स्टेज 1 और 2 है, उसमें सर्जरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और उसमें अगर डिज़ीज़ ऑपरेबल है, अगर लग रहा है कि बीमारी तुरंत ऑपरेट हो सकती है, तो पहले उसको सर्जरी के लिए भेजते हैं उस पेशेंट को, एंड देन उसके बाद कीमोथेरेपी, जिसको हम लोग एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं, उसका सहारा लेते हैं। स्टेज 3 जहाँ पे ऑपरेशन अगर लग रहा है कि नहीं हो सकता, तो वहाँ पे हम लोग पहले कीमोथेरेपी दे करके साइज़ छोटा, ट्यूमर का साइज़ छोटा करने का प्रयास करते हैं, और फिर जब साइज़ छोटा हो जाता है उसके बाद से सर्जरी के लिए भेजते हैं, और उसके बाद फिर वापस एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं। और स्टेज 4 डिज़ीज़ अगर है, चौथे स्टेज का अगर कैंसर है, तो उसमें बीमारी की जड़ ख़त्म नहीं हो सकती, ये बात हम पेशेंट्स को पहले बताते हैं और बताते हैं कि इसमें सिर्फ कंट्रोल का काम किया जा सकता है स्टेज 4 डिज़ीज़ में। तो उसमें सिर्फ कीमोथेरेपी का रोल है, और जो कीमोथेरेपी होते हैं वो बेसिकली इंजेक्शंस होते हैं जो ग्लूकोज की बॉटल में मिला करके उनको हम लोग रेगुलर इंटरवल पे देते हैं पेशेंट्स को। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक साइकिल रिपीट करने के लिए कहते हैं। जनरली इसमें जो कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं 21 दिन के अंतराल पे किया जाता है, और ऐसे हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। अगर प्रिवेंटिव उसके बारे में बात करें, प्रिवेंटिव क्या, हमारा डाइट क्या होना चाहिए। आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का यूज़ करिए, पानी ज़्यादा पीजिए, आप किसी भी जंक फूड को अवॉइड करिए। जो बर्गर पिज़्ज़ा ज़्यादा लोग खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, उसको अवॉइड करिए। आप अपने खाने में सैलड और फ्रूट्स की मात्रा को बढ़ाइए, रेगुलर एक्सरसाइज पे जाइए, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब चीज़ों को अवॉइड करिए। तो ये सब चीज़ें एक अच्छी चीज़ें हैं जो आपको किसी भी रोग से निदान देने में आपकी हेल्प करते हैं, और ख़ासकर कैंसर के लिए भी इसका बहुत अच्छा प्रिवेंटिव रोल है। सपोज़ जिसको कैंसर हो गया, उस पेशेंट को हम लोग क्या कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए, तो ऐसा उसमें कुछ विशेष डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं, बट प्रोटीन इनटेक को हम बढ़ाने की बात करते हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेने की बात करते हैं, क्योंकि इसमें मसल वेस्टिंग और वेट लॉस काफ़ी हो जाता है पेशेंट्स को। तो हम लोग उनको बताते हैं कि आप प्रोटीन इनटेक बढ़ाइए, आप घर का बना हुआ शुद्ध ताज़ा भोजन खाइए, नॉनवेज अवॉइड करने के लिए हम जनरली बोलते हैं, और अच्छा हाइड्रेशन, पानी पीना और ये सब चीज़ों का हम लोग बातें करते हैं, और अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करने की बातें करते हैं।